ऑडिबल। हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, जो था हमारा द लास्ट लेसन। वो आपको याद होगा, फ्रांस जो कैरेक्टर, फ्रांस कैरेक्टर का वो चैप्टर हमने पढ़ा था। फ्रेंच बोलने का वो लास्ट टास्क था, पर उनको फ्रेंच बोलना अलाउड नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर सीबी, द चैप्टर इज लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग चैप्टर का ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कॉमन फैक्टर है पार्ट्स का। तो दोनों कॉमन फैक्टर पॉइंट आउट यही करता है कि कैसे गरीबी, लोग हैं जो गरीबी में रह रहे हैं, अधिकार छीन। और सबसे पहला अधिकार जो छीना जाता है, जिससे वो वंचित रह जाते हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ एडुकेशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स अ चाइल्ड कैन गो थ्रू। एक बच्चा जो होता है, वो जब अपने आसपास के लोगों को पढ़ते हुए, उस बच्चे का भी मन होता है हम भी पढ़ाई करें। लेकिन जब अपने हालातों की वजह से, इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, व्हेन दैट चाइल्ड इज नॉट सपोज्ड टू स्टडी, व्हेन द चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू स्टडी ड्यू टू द सोसाइटी circumstances, then that brings a lot of chaos and pain in the child's mind. And sometimes we come to a point कि जो चीज हमको नहीं मिल रही हो, हम कभी कभी उस चीज के लिए अपने आप को, अपने मन को बहला लेते हैं, और हम लाइक वी गेट कन्विंस्ड, ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनी। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते। चलो, गॉड हैज गिवन अस समथिंग एंड वी हैव टू गो ऑन दैट ट्रैक। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एक क्वेश्चन ऐसे मैं पूछूंगी, आप अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अगर आप आते जाते रहते, कभी आप कहीं से गुजरते हैं, आपको रोड पे छोटे बच्चे दिखते हैं जो कम एरियाज में रहते, पैरों में चप्पल नहीं होती, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, अच्छा खाना पीना नहीं, तो उनको देख करके आपके मन में सबसे पहली आती है, वो आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यार वो है तो है, हमें क्या ही फर्क? या आपको ऐसा लगता है कि मतलब दिल में कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है, यार बेचारे कितने पुअर कंडीशन के बारे में उनको पता ही नहीं है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि दो वर्ड्स होती है, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपसे, सिंपैथी हम लोग तब कहते हैं जब हम लोग किसी को बोलते हैं, अरे अरे ऐसा नहीं, हम करते हैं, लेकिन नॉट टू दैट। लेकिन एम्पैथी जब हमारे अंदर, तो हम अपने आप को उस कंडीशन में रख के, तो अगर अगर मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसके अंदर एम्पैथी वाली फीलिंग बहुत ज्यादा है, जब मैं किसी हेल्पलेस इंसान को देख, उस समय इमी मेरे माइंड में क्या आएगा? अरे मैं ही उस जगह पे हूँ, या मैं ही उस जगह पे होती तो क्या होता। तो एग्जैक्टली कंडीशन एंड एक्सेप्टिंग कि मेरे साथ हो रहा है, तो आपको कैसा लगता है? एम्पैथाइज एंड एम्पैथाइज आर टू डिफरेंट। ऑलवेज ट्राई टू give a feeling of empathy is better than sympathy. चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The story Lost Spring deals with the deplorable condition of poor children get forced to miss the simple joyful moments of childhood because of their socio-economic condition. लॉस्ट स्प्रिंग एक ऐसी कहानी है जो आपको आपके चाइल्डहुड के बारे में बताती है, जो आपको ये बताती है कि कैसे जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभिशाप जब हम गरीब होते हैं, तो हमारे लाइफ से जो सिंपल छोटे छोटे खुशी के जो मौके हैं, वो कैसे खो जाते हैं। बहुत सी चीजों को तो हम जान भी नहीं पाते, कैसा भी होता है, वैसा भी होता है, स्कूल कैसा होता है, कॉलेज कैसा होता है। तो इन चीजों से ना हम दूरी रहते हैं, क्योंकि हमारा दो चीजें बोला गया है, क्या? सोशियो इकोनॉमिक। एक कंडीशन तो समझ में आती है, क्या कि इकोनॉमिक कंडीशन, व्हेन यू आर इकोनॉमिकली
नॉट वेरी साउंड। उस समय तो आप कह सकते हैं चलो पैसे नहीं है इस वजह से ये काम नहीं हो, लेकिन ये तो एक फैक्टर है ही है। दूसरा फैक्टर है हमारा सोशियो कंडीशंस, सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस क्यों? क्योंकि अगर स्लम के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, कोई बहुत गरीब, कोई बहुत दयनीय स्थिति में, तो कई बार जो समाज है, समाज हमसे ही समाज बनता है, तो कई बार ये जो समाज है, ये समाज भी उनको एक्सेप्ट नहीं, अगर वो आगे बढ़ने भी लगे तो कई बार समाज के लोगों को परेशानी होने लगे। तो इकोनॉमिकल फैक्टर तो एक होता ही है, साथ साथ एक सोशल फैक्टर भी होता है जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मूविंग अहेड, these children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working early in life. इनको बहुत बार पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं मिलती है, ये स्कूल नहीं देख पाते हैं, और जाहिर सी बात है स्कूल नहीं देख पाते हैं तो इनके पास अ, घर पे भी शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, बिकॉज एवरीथिंग नीड मनी। अगर आप घर पे भी किसी शिक्षक को रखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, तो मनी इज वन फैक्टर। बिकॉज यू डोंट हैव द मनी, so you cannot what go for your education। तो उन्होंने बोला the opportunity of schooling and are compelled to start working early in life। एक और इनके साथ बहुत बुरी चीज होती है, हमने बार बार सुना है, बचपन से कहा है हमने, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। तो ऐसे जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास, पुअर क्लास के लोग हैं, हाई नहीं कर पाते, ये तो एक बात है ही है उनके साथ। एक और बात ये है कि वो बहुत कम उम्र में उनको काम में ढकेल, उनको चाइल्ड लेबर की तरफ बढ़ा दिया जाए। काम की तरफ क्यों? क्योंकि आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर बड़ी फैमिलीज, लोग ज्यादा हैं, तो एटलीस्ट यू नीड मनी टू फीड योरसेल्फ। तो सारे जो लोग हैं घर के, वो मिल करके काम करते हैं, और उसमें छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं ताकि उनके घर की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो पाए। तो द ऑथर एनी जंग strives hard to advocate elimination of child labor थ्रू हर बुक। अब इसकी जो राइटर है हमारी एनीस जंग है, ये जो राइटर है इनका बेसिक बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैदराबाद में हुआ है। इनके अंदर लिखने की बहुत ज्यादा कला है, शुरुआत से ही है। इसका एक बेसिक रीजन ये भी है क्योंकि तो माँ और पिताजी हैं, मदर एंड फादर बोथ वर राइटर्स। तो हम कह सकते हैं कि शी हैज दैट जेनेटिक बॉन्ड ऑफ बिकमिंग अ राइटर। शी हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स दैट शी हैज रिटन इज कनेक्टेड टू यू वेरी क्लोजली। आपके सोसाइटी के आसपास की वो चीजें, हम जो देखते हैं, जो रियलिटी में एक्चुअली उन चीजों के बारे में ज्यादा ये लिख, so you can correlate yourself to the stories that she has। राइटर का नाम आप याद रखेंगे। अब ये स्टोरी जैसा कि मैंने आपको बोला दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है उसमें हम रैग पिकर की बात, रैग पिकर को कहते हैं जो लोग, आप देखे होंगे कूड़ा वगैरह चुनते हैं, बोरा लेकर के उसमें सारा दिन भर सामान ढूंढ, गार्बेज में से। तो एक स्टोरी उसकी है, और दूसरी जो स्टोरी है वो दूसरे लड़के की है जो गाड़ी चलाना चाहता है, तो शौक है ये। तो ये दो पार्ट्स में स्टोरीज हैं, हम पहली पार्ट पहले करेंगे, मैं रैक पिकर की। उसका टॉपिक है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। जो पार्ट वन है समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। हमारे लिए जो गार्बेज है, कचरा है, हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन आप सोचिए कि वो ही कचरा जो रोड पे फेंका होता है, वो एक रैक पिकर के लिए, कूड़ा बीनने वाले के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो उसमें से ही अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट और कीमती चीजें ढूंढ, और ही इज वेरी हैप्पी अबाउट हिज जॉब, ही हैज नो कंप्लेंट्स। तो ऐसा नहीं कंप्लेंट है, कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देता है उस चीज। दिस इज माई डेस्टिनी, आई हैव टू वर्क हियर, सो आई हैव स्टार्टेड फाइंडिंग हैप्पीनेस इन माई वर्क, फिर चाहे वो जैसा भी वर्क हो। तो पढ़ते हैं उसके बारे में, कैरेक्टर कौन है, स्टोरी क्या है। The first part talks about the writer's impression about the life of the unfortunate rag pickers,
मैंने आपको बताया कि रैग पिकर्स के ऊपर ये स्टोरी है, उसमें से एक कैरेक्टर है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे. The rag pickers migrate from Dhaka and find a settlement in Simapuri. अब ये जो रैग पिकर्स हैं, ये इन्होंने एक बस्ती बना ली थी. बस्ती बना ली थी. ये सारे लोग माइग्रेट्स थे. कहाँ से आए थे? लोग ढाका से आए थे, बांग्लादेश से आए थे. और ये लोग सीमापुरी, जो कि दिल्ली का एक स्लम एरिया है, वो लोग वहां पे रहते थे. और इन्हीं में से एक बच्चा है जिसकी स्टोरी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम साहिब होता है, साहिब आलम हो. और ये बच्चा इतना मतलब अनजान है दुनिया की चीजों से कि इसको पता भी नहीं कि नाम का मतलब क्या होता है और कैसे ये अपने आप को अपने नाम के साथ रिलेट कर सकता है. ये आयरनी है. नाम आपका राजाओं वाला है और किस्मत आपकी फकीर वाली है. सो स्टोरी दिस स्टोरी इज ऑफ साहिब, रैग पिकर. तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? साहिब. पहली पार्ट में साहिब इज द प्रोटैगनिस्ट. The author meets him and asks why he does not go to school. On getting a reply that there was no school in his locality, she makes a false promise that she would open a school for him. अब फर्स्ट टाइम जब इंटरेक्शन होता है राइटर का और ये बच्चा साहिब का, तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये एजुकेशन में रही हैं, इन्वॉल्व रही हैं, तो पहला क्वेश्चन ही होता था कि आप पढ़ाई क्यों नहीं, बस फोकस एजुकेशन. साहिब से जब पूछा गया कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, आप स्कूल, साहिब का एक ऑनेस्ट रिप्लाई था कि क्योंकि मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रहता वहां पे कोई स्कूल है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ. जब स्कूल जाएगा तो मैं जाना शुरू कर दूंगा. इस पे ये जो राइटर हैं, इन्होंने एक फॉल्स प्रॉमिस. क्या कहा इन्होंने कि अगर हम कोई स्कूल बनाते हैं, अगर मैंने कोई स्कूल, तो क्या तुम वहां पे पढ़ना चाहोगे? अब इतना अच्छा ऑप्शन किसी को मिलेगा तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा? वो बिल्कुल हाँ ही बोल. लेकिन जब हम किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं ना, कोई वादा करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने सामने वाले इंसान के मन में एक होप डाल दिया है, आस डाल. हम तो प्रॉमिस करके भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान है ना, वो हमारा इंतजार करते हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि should never make false promises to anyone, स्पेशली किड्स. कभी भी आपको ना झूठा झूठा प्रॉमिस नहीं, हम ये कर देंगे पक्का पक्का. नो, डू ओनली व्हाट यू से एंड से ओनली व्हाट यू डू. तो इस चीज से आपको थोड़ा लाइफ में स्टिक होना पड़ेगा. इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी जैसी है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. एक बहुत गरीब इंसान हो, तो वो रोड पे ठंड में वो ठिठुरता रहता है. वो सालों ठंडी गर्मी बरसात वो अपने आप को एडजस्ट करके रखता है. रोड पे ही सोता है, रोड पे ही उठता है. एक बार भाई बड़ी ठंडी हो रही थी, अभी हो रही है हमारे यहाँ, बहुत ठंडी हो रही थी. कोई आदमी आया, गाड़ी से उतरा, उसने उसको बोला कि तुम यहाँ क्यों रहते हो? तो उसने बोला कि मुझे तो आदत सी हो गई है, मैं यहीं रहता हूँ. तो उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं कल तुम्हारे लिए कपड़े छाता वगैरह सब लेकर. अब ये इंसान तो चला गया, ये अमीर इंसान तो अपने घर चला गया और ये भूल गया क्या प्रॉमिस किया. अब जो ये गरीब इंसान है, तो सालों से रोड पे रह रहा था, सारी कंडीशन को झेल रहा था और जिंदा था, वो इंसान अगले दिन जब ये अमीर आदमी गया तो पता चला कि वो इंसान मर गया. क्यों मर गया? क्योंकि जब तक आपने उसके अंदर आस नहीं जगाई थी, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, लाएंगे, हम छाता लाएंगे, हम बिस्तर लाएंगे, तक वो इंसान अपने लाइफ के साथ जीना सीख चुका. लेकिन आपकी आपने उसके मन में उम्मीद जगा दी और फिर वो वहां पे कमजोर पड़ गया और फिर उसको वहां पे ब्लैंकेट और छाता और गद्दे की जरूरत. तो ये सोच जो होती है ना हमारी, बहुत स्ट्रांग. So don't play with anyone thinking. Moving ahead, she talks to the boy and gets to know that his parents came to the city in search of better life and he ended up living on the street. उस बच्चे से बात करने के बाद इनको पता चला कि इनके जो माँ बाप हैं, वो अच्छी अच्छी लाइफ खोज में यहाँ आए थे, छोड़कर वो यहाँ आए थे. अपने ग्रीन लैंड छोड़ करके, जो खेती जमीन था वहां पे, उन सबको उनको छोड़ के आना पड़ा था क्योंकि वहां पे सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो चुका. So they had no option. They opted for Simapuri, Delhi.
अब इन्होंने बोला कि हम सोच के तो कुछ और आए थे, शायद स्थिति अच्छी होगी, लेकिन इनको मिला क्या, इनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला, इनको गरीबी ही मिली। साहिब is the son of parents who migrated from Bangladesh. माइग्रेट किया था इन्होंने बांग्लादेश, ढाका से। They came to Delhi in 1971 as their house and fields were destroyed by storms. 1971 में वो लोग वहां आए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी fields उनके थे, जमीन थी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका। Then they began to live in Simapuri, a slum near Delhi. ये बार बार ये रिपीटेड वे टाइम में आपको जगह का नाम सब कुछ बताया जा रहा है, सो कीप इट नोटेड इन। सीमापुरी में वो लोग आ गए, जो कि एक स्लम एरिया है दिल्ली का। The author explores the life in the slums of Simapuri, the place where Sahib lived. अब ये जो ऑथर हैं, राइटर हैं, स्लम में जाकर के एक्सप्लोर करने की, वहाँ के लोग खाना पीना का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। Because she is the writer, so she's always in search of some good knowledge, some good content to write about. They live without any identity, like their ration card or voter card. After all, filling the stomach is more important than having an identity. अब वहां पे जब वो रह रहे, पास आइडेंटिटी वोटर्स कार्ड नहीं है, लेकिन वहां के लोगों का ये कहना है कि पेपर हो या ना हो, सबसे बड़ा सवाल है पेट भरने, भूख का। हर इंसान जो रोड पे है, हर इंसान जो कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आफ्टर ऑल पेट भरने के लिए कर रहा है। उन्होंने बोला एज फार एज हमको खाना मिल जा रहा है, हम ठीक से रह जा रहे हैं, तो हमको कोई आइडेंटिटी कार्ड की या किसी चीज की हमको जरूरत नहीं। तो it is a very sad thing that the garbage that others throw away is like gold to them, and they look for food and livelihood barefoot in that. अब इन्होंने बोला कि ये सोचने वाली बात है कि जो गार्बेज हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं रोड पे, ठीक है, जिसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम गार्बेज किसको करते हैं, जो हमारी हमारे काम का नहीं रह गया, जो चीज यूजलेस है, उसको हम डंप कर देते हैं डस्टबिन में। और यही जो यूजलेस चीजें हमारी फेंकी हुई हैं, ये उनके लिए सोना से कम नहीं है। तो आप डिफरेंस ऑफ वैल्यू समझिए कि हमारी